everyone, welcome back to my channel and in this video I am going to explain civics chapter first power sharing। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी से स्टार्ट होता है। तो पहले हम बेल्जियम की स्टोरी को पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में और बेल्जियम अपने बॉर्डर को फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है। बेल्जियम का एरिया बिल्कुल ही इंडिया के स्टेट हरियाणा के इतना ही है और बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ है ऑलमोस्ट। अब इस मैप को देखो, इस वाले रीजन को वेलोनिया रीजन कहा गया है जहाँ पे 40% फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है एंड इस वाले रीजन को फ्लेमिश रीजन कहा गया है जहाँ पे 59% डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। और ये जो इधर वाला रीजन है वेलोनिया रीजन, यहाँ पे इतना 1% जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। ये है ब्रुसेलिस, बेल्जियम का कैपिटल, जहाँ पे 80% फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी एंड 20% डच स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है। मतलब कंट्री की बात करें तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजॉरिटी है एंड कैपिटल की बात करें तो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी की मेजॉरिटी है। तो इसीलिए दोनों कम्युनिटीज में टेंशन बढ़ने लगता है जो कि केवल 2 रीजन की वजह से होता है। पहला ये कि फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल रहती है, इसी वजह से वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस करने लगती है। और ये जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है इसी को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं और इसी की वजह से केवल एक ही कम्युनिटी को ज़्यादा पावर मिलता है। और ये जो टेंशन है ये 1950 से 1960 तक चलता है। 1970 से 1993 में बेल्जियम की गवर्नमेंट 4 टाइम चेंज होती है, चेंज्ड इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। तो डच एंड फ्रांस स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 100 मिनिस्टर्स फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी के रहेंगे तो 50 मिनिस्टर डच स्पीकिंग कम्युनिटी के रहेंगे। मतलब दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं वो सेम रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी के ज़्यादा किसी के कम रहेंगे। और अगर कोई भी स्पेशल लॉ पास करना है तो दोनों ग्रुप्स की सहमति से ही पास होगा। ये नहीं केवल एक ग्रुप की सहमति से लॉ पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। ब्रुसेलिस में इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया गया। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। वो गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी फॉर बोथ कम्युनिटीज़। मतलब दोनों कम्युनिटीज़ के लिए ये अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी जो अपने कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज पे वर्क करें सेपरेटली। ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट इससे कंट्री में पीस आ गया था। मतलब ये जो मॉडल है इसकी वजह से कंट्री में हैप्पी एंड नाइस एंडिंग होती है। और इस मॉडल को देख के ब्रुसेलिस को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीलंका स्टोरी, मीन्स स्टोरी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में के पास मिलेगा, जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है और इसका जो कैपिटल है वो है कोलंबो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में 74% सिन्हालास स्पीकर हैं एंड 18% तमिल स्पीकर्स हैं। सिन्हालास जो है वो बुद्धिस्ट हैं एंड तमिल जो है वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। फिर आगे बात करते हैं तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका। तो ये जो तमिल नेटिव थे ये कौन थे? ये श्रीलंका में ऑलरेडी ही थे। मतलब ये तमिल से नहीं आए थे, ये इंडिया से नहीं आए थे, ये श्रीलंका में पहले से ही थे। तमिल नेटिव इन इंडिया जो कि इंडिया से आए थे और श्रीलंका में बस गए थे। देखो ये जो तमिल थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन ये जो सिन्हालास थे वो केवल बुद्धिस्ट थे। अब आगे देखते हैं तो क्रिश्चियन 7% क्रिश्चियन भी थे जो कि सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिन्हालास को फेवर दिया। तो 1956 में एक एक्ट पास होता है और ये जो एक्ट है वो सिन्हाला के लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता है। तो ये था 1956 का एक एक्ट। फिर उसके बाद देखते हैं कि कंट्री में क्या क्या पॉलिसीज़ आती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है एक पॉलिसी को फॉलो। जितनी भी जॉब एंड एडमिशन्स हैं केवल सिन्हालास को ही मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। मतलब कि अगर कोई जॉब है और तमिल भी गया है उसमें और एक सिन्हाला भी गया है तो केवल सिन्हाला को सेलेक्ट किया जाएगा, तमिल को निकाल दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने लॉ बनाया। और ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वो केवल और केवल बुद्धिज्म को फेवर दे रही थी और उन्हीं के कल्चर को, उन्हीं के लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रही थी। और वहीं हम तमिल्स की बात करें तो तमिल्स को ऐसा लगने लगा था कि ना गवर्नमेंट ना कोई भी मेजर पार्टीज उनके लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन को नहीं कर रही है।
क्योंकि बेसिकली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उन्हें लगने लगा था कि गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज गवर्नमेंट उनकी राइट टू इक्वालिटी को छीन रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल वो बुद्धिज्म को फेवर दे रहा था जो गवर्नमेंट था। तो अब तमिल ने सोचा कि लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो तमिल्स ने कुछ डिमांड की। पहले तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, फिर उन्होंने डिमांड्स की गवर्नमेंट से, बट आप आगे देखोगे कि इनके डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं। तो तमिल्स ने कहा कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहिए और हमारे लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बननी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सिन्हालास को जितनी अपॉर्चुनिटी दी गई है उतनी ही अपॉर्चुनिटी हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इनके इन डिमांड्स को डिनाई कर दिया। और फिर इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमारे इन डिमांड्स को नहीं पूरा कर सकते तो हमारे लिए एक सेपरेट कंट्री बना दो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट पर। बट तभी फिर से गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। तो एक तरह से उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि हमारे लिए सेपरेट गवर्नमेंट बना दो, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, तभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। लेकिन जब कंट्री की बात हुई कि कंट्री बना दीजिए नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट पे, तभी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो तमिल्स को तो गुस्सा आएगा ही। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे के बीच में लड़ने लगी, और इनका ये जो वॉर, इनका जो ये लड़ाई है, जो ये जो डिस्ट्रक्ट है, वो सिविल वॉर के रूप में आ गया, यानी सिविल वॉर के रूप में टर्न ले लिया। और इसके रिजल्ट से थाउजेंड ऑफ द पीपल एंड कम्युनिटीज़ मारी गई, मतलब जो इनोसेंट थे वो भी मारे गए। और बहुत सारी फैमिलीज को श्रीलंका से जाना पड़ा, और बहुत सारे लोगों के लिवलीहुड उनसे छीन लिए गए। और आगे देखते हैं तो सिविल वॉर जो था, ये जो सिविल वॉर था जो डिस्ट्रिक्ट की वजह से आया था, वो सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ को एक तरह से तबाह कर देता है श्रीलंका में। तो इसकी जो एंडिंग है बहुत ही खराब होती है। वहीं बेल्जियम की एंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो श्रीलंका की एंडिंग बहुत खराब होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्रूडेंटियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंटियल रीजन हमें बताता है कि जो पावर शेयरिंग है ये कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। मोरल रीजन में बताया गया है कि ये जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, और पावर शेयरिंग जो है वो गुड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डेमोक्रेसी का वर्क बहुत ही अच्छे से हो सकता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें आते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल और एंड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। मतलब इनकी पावर्स जो है वो सेम रहेंगी, केवल इनके वर्क्स अलग रहते हैं। ये जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव हैं, इनके वर्क्स डिफरेंट रहते हैं बट पावर सेम रहती है। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। और ये इंश्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का एक्सरसाइज ना कर सके, यानी यूज ना कर सके। इसी सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड है। जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट लेवल पे आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है, देन लोकल गवर्नमेंट आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। इसीलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा गया है। इसके बारे में भी हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो ये जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़, सबको सेम यानी इक्वल मिलनी चाहिए। जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी जो कि सेपरेट थी, एंड दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर्स मिली हुई थी। उसी तरह से इंडिया में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है वुमेन एंड वीकर सेक्शन के लिए, जैसे कि SC, ST एंड OBC। तो इन सब के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, इसी को बताया गया है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप्स। पावर जो है वो केवल एक हाथ में नहीं होना चाहिए, यानी केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल पावर मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया कि वेरियस प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज पॉपुलर स्ट्रगल्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विच दे फील इज रॉन्ग। मतलब कि अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन है वो गलत है, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं।
जैसे कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, बिजनेस यूनियन. So this is our whole chapter. Thank you so much for watching. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe my channel, and I will upload next video as soon as possible. Thank you so much for watching.